सिविल सर्विसेज की कोचिंग करवाने वाली कंपनी बायजू, जो कि आईआईटी जेईई और इसके साथ ही और भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करवाती थी, इसके साथ ही क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों की जर्सी पर भी यह कंपनी का टैग नजर आता था। पर आज यह कंपनी एक बड़े संकट से गुजर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिजल्ट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई, उस पर अगर यकीन किया जाए तो कंपनी को रोजाना 12 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जो कि एक बड़ा नुकसान है। कुल मिलाकर कंपनी को 4500 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। बायजू से 3 डायरेक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। जिस कंपनी से कर्जा लिया था, उस कंपनी को कर्जा वापस करने के बजाय लीगल बैटल में यानी कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है कंपनी। इसके साथ ही बड़े स्तर पर कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। मीडिया की खबरों पर यकीन करें तो 5000 कर्मचारी कंपनी से निकाले जा चुके हैं। बायजू एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा राइज किया। 2011 में यह कंपनी बनी, 2015 में इस कंपनी ने ऐप लॉन्च करी। इसके बाद कंपनी के मालिक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार वो आगे बढ़ते चले गए। 2020, 2021 ऐसे साल थे कि जब कंपनी दूसरी कंपनियों को भी टेक ओवर करने की सोच रही थी। वेदांतु को टेक ओवर करने का प्लान था बायजू का। जय हिंद। आज हम बात करेंगे बायजू की, जो कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, जो कि छोटी क्लासेस से लेकर आईआईटी जेईई और आगे भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाती थी, उसकी प्रिपरेशन करवाती थी और पूरे मार्केट में फेमस है प्रिपरेशन करवाने के लिए। मगर अब एक संकट गहराता जा रहा है इस कंपनी को लेकर। लगातार मीडिया में सुर्खियां भी बन रही हैं और इसीलिए आज हम इस कंपनी के ऊपर बात करेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के ऊपर भी बायजू का नाम दिख रहा था और हर जगह बायजू की मार्केट में बल्ले बल्ले हो रही थी और बाजार का सबसे बड़ा स्टार्टअप इसे कहा जाने लगा था। सबसे बड़ा में यानी अमंगस्ट द बिगेस्ट स्टार्टअप्स ऑफ दिस कंट्री, वो कहा जाता था बायजू को। और इसीलिए 22 अरब डॉलर की जो है वो वैल्यूएशन भी इस कंपनी की लगाई गई थी, जो कि अगर इंडियन करेंसी में देखें वो तकरीबन बनती है 1,80,000 करोड़। एक बड़ी अमाउंट है एक स्टार्टअप कंपनी के लिए। 2011 में जो कंपनी शुरू हुई, उसने ठीक 12 सालों में इतना ज्यादा रेवेन्यू, इतना ज्यादा बड़ा जो है एम्पायर स्थापित कर दिया था। अब समस्या कहां पर आई? वो आई फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो नतीजे थे, जो रिजल्ट्स थे, वो कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किए और उसमें डिले होता चला गया और वो डिक्लेयर ना होने की वजह से एक बड़ा सेटबैक लगा। मगर जब वो नतीजे 18 महीने बाद डिक्लेयर हुए, जब वो नतीजे सामने आए, तो उसमें 12 करोड़ रुपया रोजाना का कंपनी को लॉस दिखाया गया, जो कि एक बड़ा लॉस था बायजू जैसी कंपनी के लिए। इसके बाद संकट कम नहीं हुआ बल्कि संकट बढ़ता ही चला गया। अब देखिए, ये वो कंपनी है जिसने 2011 में ये कंपनी बनी, 2015 में इसने ऑनलाइन ऐप लॉन्च करी और उसके बाद कोरोना जब आया, कोविड में लॉकडाउन लगा, तो उसमें ये कंपनी बड़ी कंपनी से बहुत बड़ी कंपनी बन गई, क्योंकि अचानक से एक बूम आया। ऑनलाइन लोग सर्च करने लगे, टीचिंग और ऑनलाइन पढ़ाई की जरूरत लोगों को महसूस होने लगी। इसलिए बायजू की जो ऐप है वो बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने डाउनलोड की और बायजू की कोचिंग भी बड़े स्तर पर लोगों ने ज्वाइन की, जिससे बायजू को बहुत बड़ा फायदा हुआ। और इसके बाद जो है कुल मिलाकर बायजू एक बड़ी कंपनी बन गई थी, मार्केट में इंप्रेशन बहुत अच्छा था। मगर अब जो समस्या आ गई है उसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। एक तो 3 फाइनेंशियल ईयर से कंप्लीट फाइनेंशियल रिजल्ट्स जारी ही नहीं किए गए हैं, जो कि एक बड़ा सेटबैक कंपनी के लिए है और मार्केट के लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए है। दूसरा, कंपनी ने बहुत बड़े स्तर पर अपने कर्मचारियों को निकाल दिया है, नौकरी से बाहर कर दिया है, जो कि एक मार्केट में संदेश दे रहा है कि कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है। और तीसरी बड़ी बात कि कर्जा देने वालों से ही कंपनी कानूनी लड़ाई में उलझ गई है। कर्जा वापस करने के बजाय कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। तो यहां पर यह मैसेज जा रहा है कि कंपनी के पास पैसे का क्रंच है, इस वजह से बायजू में यह सब विवाद पैदा हो गए हैं। अब ताजा झटका जो कंपनी को लगा है वो है कंपनी के ऑडिटर डेलॉयटे हेस्किंस एंड सेल्स ने रिजाइन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 की फाइनेंशियल रिपोर्ट देने में हम असमर्थ हैं, क्योंकि कंपनी में जो कम्युनिकेशन मोड है और भी कई चीजें हैं वो साफ नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस वजह से कंपनी ने अपनी असमर्थता जताते हुए रिजाइन कर दिया है, अपने आप को अलग कर लिया है। इसके बाद भी मार्केट में मैसेज अच्छा नहीं गया और कंपनी की साख मार्केट में गिर गई है। और इसके ऊपर एक और चीज हुई, वो हुई 3 डायरेक्टर्स ने
कंपनी से रिजाइन कर दिया। सिक्वोया कैपिटल के जो है जीवी रविशंकर, उन्होंने कंपनी से डायरेक्टर के पद से रिजाइन कर दिया। अब चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव के विवियन वू हैं, उन्होंने भी डायरेक्टर के पद से रिजाइन कर दिया। और तीसरे नंबर पर प्रोसेस के रसेल दराइसेन स्टॉक हैं, उन्होंने भी कंपनी को बाय बाय बोल दिया है। तो 3 डायरेक्टर्स कंपनी से बाहर निकल गए हैं। हालांकि इनिशियली कंपनी की ओर से कहा गया कि ये डायरेक्टर कंपनी छोड़कर नहीं गए हैं, मगर सच्चाई ये पता लग रही है मीडिया के जरिए कि कहीं ना कहीं इन डायरेक्टर्स से राब्ता कायम करने की कोशिश कंपनी कर रही है, ताकि उन्हें मनाया जा रहा है कि वो कंपनी छोड़कर ना जाएं, मगर असल में वो कंपनी को बाय बाय कर चुके हैं। अब टोटल लॉस कितना है? फाइनेंशियल ईयर जो 2021 है उसमें ही कंपनी को 45,000 करोड़ रुपए का लॉस दिखा दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। 5,000 कर्मचारी कंपनी से बाहर कर दिए गए हैं। कंपनी की स्थिति मार्केट में सिर्फ इसी बात से, देखिए मार्केट में जो मैसेज जाता है उससे कंपनी का स्टॉक ऊपर नीचे होता है, और जो ये मैसेज गया है ये मैसेज कंपनी के हित में नहीं गया है। अब जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी 31 मार्च 2022 तक की, वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में रखी जानी थी 30 सितंबर 2022 को, मगर उसे रखा नहीं गया, जिस वजह से शेयर होल्डर्स में भी एक मैसेज अच्छा नहीं गया। अब जो ऑडिटर है डिलॉयटे, उसने काम छोड़ दिया है, रिजाइन कर दिया है, मगर याद रखें कि इस कंपनी को बायजू के साथ 2025 तक काम करना था और ऐसा ही एग्रीमेंट हुआ था, मगर उससे पहले ही ये कंपनी भी छोड़कर भाग चुकी है। अब 2-3 चीजें याद रखिए, 3 डायरेक्टर छोड़ चुके हैं, इसके साथ ही कंपनी कर्जा देने के बजाय कानूनी लड़ाई लड़ रही है। तीसरी चीज, बड़े स्तर पर कर्मचारियों को निकाला जा चुका है, ऑडिटर जा चुका है, तो कुल मिलाकर एक इंप्रेशन मार्केट में अच्छा नहीं पड़ा है। अब स्टेक पर कंपनी के लिए क्या है? $5 बिलियन, अराउंड 41,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टर्स से लिए गए हैं, क्या वो वापस होंगे? इन्वेस्टर्स ज्यादातर जिन्होंने पैसा लगाया है, उन्होंने पैसा लगाया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर, यानी कि दूरदर्शी सोच के साथ पैसा लगाया कि आज लगाएंगे तो कई सालों तक कमाएंगे, मगर वो दूरदर्शी सोच कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है और इन्वेस्टर्स अपनी सोच में पड़ गए हैं कि क्या हमारा पैसा जितना लगाया है वो वापस मिल पाएगा। अब कंपनी ने रिसेंटली $1.2 बिलियन का जो लोन था वो डिफॉल्ट किया, और डिफॉल्ट ही नहीं किया बल्कि इसके ठीक अगले दिन लीगल बैटल शुरू कर दी। उस कंपनी जिससे कर्जा लिया था उसी के खिलाफ कोर्ट में चले गए और कहा कि ये हाई हेडेडनेस दिखा रहे हैं और अपनी हर चीज में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो वैल्यूएशन है इन सब के बीच कंपनी क्रैश कर चुकी है। 24 बिलियन से कंपनी की वैल्यूएशन आ चुकी है $8.4 बिलियन पर, जो कि काफी बड़ा नुकसान कंपनी को है। अब जो यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म है ब्लैक रॉक, उसके मुताबिक ये डाटा निकलकर सामने आया है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो क्रैश कर गई है। अब इन्वेस्टर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ा पैसा लगाया हुआ है, तकरीबन 41,000 करोड़ रुपया, वहीं स्टूडेंट्स ने बहुत बड़े स्तर पर एनरोल किया हुआ है। वो ऑनलाइन कोचिंग से लेकर ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में उनका भविष्य कहां जाएगा अगर बायजू को कोई नुकसान होता है या जमीनी स्तर पर कोई संकट आता है? बहरहाल बायजू की तरफ से अभी तक कोई भी बयान देखने को नहीं मिला है। अब कर्जा देने वालों से विवाद आखिर है क्या? 5 जून को बायजू ने $1.2 बिलियन का जो लोन था उस पर जो इंटरेस्ट लगना था वो 40 मिलियन का लगना था, $40 मिलियन का, उसे उस ब्याज को नहीं दिया। अब वो ब्याज ना देने पर वो लोन डिफॉल्ट हो गया। अब जब लोन डिफॉल्ट हुआ 5 जून को, उससे ठीक अगले दिन ये कंपनी कोर्ट में चली गई। अगले दिन लेंडर के खिलाफ जब लीगल बैटल शुरू कर दी तो कहीं जाकर लेंडर को भी समझ नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा है। ये लोन जो लिया गया था वो लिया गया था नवंबर 2021 में, और टर्म लोन बी के तहत ये लोन लिया गया था। इस लोन का टारगेट ये था कि कंपनी को विदेशों में एक्सपेंड करेंगे और खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका में एक्सपेंड किया जाएगा। अब बायजू ने जो कोर्ट में लीगल बैटल इस कंपनी के खिलाफ शुरू की है जिससे लोन लिया था, बायजू ने कहा है कि लेंडर ने बायजू अल्फा का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की, कंट्रोल को सीज करने की कोशिश की। दूसरा जो आरोप लगाया है कि अपनी कंपनी में जो मैनेजमेंट था उसमें जबरदस्ती अपने लोगों को घुसाया जा रहा था, जबरदस्ती अपॉइंट किया जा रहा था। तीसरा आरोप लगाया कि सारा पैसा कर्जदार कंपनी ने एक साथ मांग लिया, जो कि बायजू के पास देने के लिए नहीं था, जो बायजू एक साथ देने की स्थिति में नहीं था। तो कुल मिलाकर ये लीगल बैटल शुरू हो गई है। एक तरफ बायजू कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ दूसरी कंपनी भी अपनी बात कोर्ट में रखेगी। मामला अब सब जुडिस हो चुका है। अब बायजू ने कर्जा संकट से उबरने के लिए इस बीच $500 मिलियन बाजार से उठाने का
सोचा था, अब वो चीज भी बीच में रह गई है। वो टॉक्स चली थी मगर उन टॉक्स का क्या हुआ ये भी नहीं पता। अब अक्टूबर 2022 को 5% जो वर्कफोर्स है, जो अपने कर्मचारी हैं, वो कंपनी निकाल चुकी है। तो तकरीबन जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो 5,000 कर्मचारी निकाले जा चुके हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 के मुताबिक डेटा देखें तो कंपनी को रोजाना तकरीबन 12 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब कमाई जो है, जो प्रॉफिट है, वो है 2428 करोड़ रुपए का, और जो घाटा है वो है 4500 करोड़ रुपए का। आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर इतने बड़े स्तर का घाटा होगा तो कोई कंपनी कैसे सस्टेन कर पाएगी। कंपनी ने 123 करोड़ रुपए फिलहाल ईपीएफओ को दे दिए हैं, जो मीडिया में खबर आ चुकी है। यानी कि जो पीएफ, जो कर्मचारी थे, उनके प्रोविडेंट फंड को लेकर जो खबर आ रही थी कि उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा भी कंपनी ने जमा नहीं किया है, तो वहां पर कहीं राहत मिली है। 123 करोड़ रुपया ईपीएफओ को दे दिया है, जो कि कर्मचारियों के खाते में चला गया है। अब मगर बीच में एक जो खबर आई है वो है कि जो नए रिक्रूट्स थे, जिनको नई अपॉइंटमेंट दी जानी थी, उनके ऑफर लेटर कंपनी ने रोक लिए हैं। उनको अभी ज्वाइनिंग नहीं देगी कंपनी। तो यह भी एक बड़ी खबर है इस पूरे संकट की स्थिति के बीच में। अब आपको बताते हैं कि कंपनी के फाउंडर और इसकी बैकग्राउंड क्या है। फाउंडर हैं रविंद्रन बाइजू, या बाइजू रविंद्रन भी आप इन्हें कह सकते हैं, और इसके साथ ही इनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ, ये इस कंपनी के फाउंडर हैं। 2011 में इन्होंने कंपनी बनाई। अब रविंद्रन जो बाइजू हैं वो पेशे से इंजीनियर हैं। बचपन से ही दिमाग इंजीनियरिंग लाइन में बहुत अच्छा चलता था, इसी वजह से जो है उन्होंने आगे ये लाइन चुनी। इनका जन्म केरल के अजीकोड गांव में हुआ और 1980 में इनका जन्म हुआ। पिता फिजिक्स के टीचर थे, माता मैथ्स की टीचर थी। तो लगातार इन पर दबाव बना रहता था कि मैथ्स और फिजिक्स इनका अच्छा होना चाहिए, और टीचर थे तो इसलिए स्कूल में भी लगातार प्रेशर बना रहता था। मगर ये स्कूल से घर आ जाते थे बीच में ही, और घर में आकर पढ़ाई करना पसंद करते थे, क्योंकि इनको स्कूल में जो परंपरागत तौर पर जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही थी, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था एजुकेशन का, वो इन्हें अच्छा नहीं लगता था। ये चाहते थे कुछ मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन के सिस्टम में लाया जाए। इसीलिए घर पर आकर अपने नए तरीके से पढ़ते थे, नए नए खोज करते थे, नए नए टाइप से जो टेक्निक्स बनाते थे, किस तरह से चीजों को याद किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो खुद पढ़ते थे। उसके बाद इन्होंने लोगों को पढ़ाने की सोची। ऐसे में इन्होंने जब बीटेक किया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कन्नूर से इन्होंने बीटेक किया। उसके बाद इनकी जॉब लग गई एक शिपिंग कंपनी में। ये सर्विस इंजीनियर बन गए। वो मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी थी, अच्छी तनख्वाह थी, वहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मगर इन्होंने 2003 में अपने दोस्तों को पढ़ाना शुरू किया, जो कैट की तैयारी कर रहे थे, मैट की तैयारी कर रहे थे। इनके जो दोस्त थे, जब वो पढ़े इनसे तो उनके बहुत अच्छे नंबर आए। उन्होंने कहा भाई तू भी पेपर दे दे, एक बार तू दे के देख। तो इनके मन में भी ख्याल आया, जब मैं दूसरों को पढ़ाता हूं, उनके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, तो मैं भी एक बार कैट देकर देख लेता हूं। अब कैट का एग्जाम बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने कैट का एग्जाम दिया, उसमें इनके 100% मार्क्स आए। कहीं भी एडमिशन हो सकता था। तो इन्हें बड़ा अजीब लगा और इन्हें कॉन्फिडेंस भी आया कि भाई मैं तो मतलब अच्छे से, इसका मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। इसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं एक बार दोबारा देता हूं कैट का एग्जाम। इन्होंने दोबारा दिया, दोबारा भी 100% आ गए। फिर इनको कॉन्फिडेंस अच्छे से आ गया कि मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में हूं, जो मैं लोगों को पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं। तो कैट और मैट के लिए लगातार लोगों को पढ़ाते रहे। 2007 में इन्होंने टेस्ट प्रिपरेशन क्लासेस शुरू कर दी, और 2006 में, इससे पहले ये स्टूडेंट्स को मैथ्स की कोचिंग देना शुरू कर चुके थे। लगातार अपने घर पर जहां मौका मिलता था वहां पर स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाते थे। 2007 में इन्होंने टेस्ट प्रिपरेशन क्लासेस शुरू कर दी, और यहीं पर इनकी मुलाकात हुई अपनी पत्नी से, दिव्या गोकुलनाथ से। और 2009 में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, साल 2 साल में इन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली, जिसके बाद 2 लड़के हुए, और हैप्पी फैमिली के तौर पर इनका परिवार चल रहा है। 2011 में इन्होंने कंपनी बनाई जिसका नाम रखा बायजू, और ये कंपनी आज अगर इतनी थी तो ये धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि हर जगह बायजू ही बायजू नजर आ रहा था। कोचिंग में भी बायजू नजर आ रहा था, क्रिकेट के प्लेग्राउंड पर भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी, हर जगह बायजू नजर आ रहा था। 2015 में इन्होंने बायजू ऐप लॉन्च किया, और बायजू ऐप की देखिए इतनी बड़ी सक्सेस थी कि 2022 जुलाई तक ऐप को 150 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका था, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 2021 में रविंद्रन बायजू ने वेदांतु कंपनी को 600 से 700 मिलियन डॉलर में खरीदने का फैसला कर लिया था, मगर यह डील किसी कारण से नहीं हो सकी। मगर कुल मिलाकर बायजू जिस तेजी से ऊपर बढ़ रही थी, उसी तेजी से अब क्रैश होने की खबरें मार्केट में आ रही हैं। जय हिंद।